वेलकम फ्रेंड्स, टीएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। द लास्ट डेज क्लासेस। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ठीक, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक, और इसी श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक, इतिहास पढ़ रहे हैं हम। कक्षा 6 का एनसीईआरटी सिलेबस से पूरा कवर करेंगे। 6वीं से 10वीं तक का पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद 11th 12th का भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि 2 क्लासेस वो हायर क्लासेस हो जाती हैं, उसको हम क्या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल को आप अपने दोस्तों को भी जोड़ें इस चैनल से। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम ही है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब जो हमारी सभ्यता थी, है ना, सिविलाइजेशन था, उसमें जो नगरों का किस तरह से सामने आए हैं। इनकी कला शैली क्या थी, है ना, वहाँ के लोग क्या, कौन सी जो बनाने की पद्धति थी, कौन सी शैली का उपयोग करते थे, है ना, महलों के बनाने के लिए या नगरों को बनाने के लिए, है ना। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे हम, तो इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही पहली जो अपना कल्चर है उसकी प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसके खोजकर्ता 1921 में इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी जी के साथ, है ना। ठीक, उन्होंने क्या, रेल की पटरियाँ बिछ रही थी, पटरियाँ, तो उस टाइम क्या कुछ ईंटों के साक्ष्य वहाँ मिले। फिर उसके कुछ समय बाद दयाराम साहिनी के जे नेतृत्व में वहाँ पे हड़प्पा में खोज हुई। हाँ, तो अपन हड़प्पा के बारे में कहानी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है। आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठे हैं। ठीक, और ध्यान से सुने चैप्टर को। चलो, आरंभिक नगर है। चलो, पुरानी भवनों का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिससे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। भूता घर, जिसमें कुछ आत्माएं टाइप की रहती हैं, है ना। चलो, ठीक। एक ने कहा, इसकी कला वस्तु कला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी? नक्काशी यानी डिजाइन, हाँ, लिखते जाना, डिजाइन या कलाकारी। दूसरी महिला ने कहा, हमने मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित कर रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यही सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, क्यों हो सकता है। ठीक, तो दोनों के मन में जो क्यूरियसिटी है वो जागी है। किस लिए? कि इन जो पुराने घर हैं, इनके संरक्षण क्यों कर सकते हैं। ठीक, क्यों करते हैं? अच्छा देखिए, इसका संरक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने उसके बारे में याद रहे, हमारे अपने कल्चर के बारे में याद रहे, हमारी सभ्यता के बारे में याद रहे, और हम अपना पास्ट क्या था, है ना, हमारा पास्ट क्या था, उसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और साथ ही जो भी है उसको सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा एक और कारण है कि हम जो अपनी सभ्यता और शैली थी उसको हम अपनी जनरेशन्स को भी बता सकें कि जो मानव सभ्यता का उद्गम हुआ है वो कितनी मुश्किल परिस्थितियों में कैसे कैसे स्टेज से हम लोग गुजरे हैं, उसका उन लोगों को ज्ञान, उनको स्मरण रहे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी है। चलो, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक,
जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक, जब लाइन बिछी तो वहाँ पे क्या हुआ, जो कुछ इंजीनियर्स थे उनको वहाँ पे ईंटें मिली, उन लोगों ने ईंटें निकाली वहाँ से और रेलवे ट्रैक्स पे बिछा दी। ठीक, उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई सभ्यता स्थापित है जिसे मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उन्होंने कई हजारों ईंटें वहाँ से निकाली, तो जिस कारणवश क्या होगा, वहाँ की जो बहुत सारी इमारतें या कुछ मान लो बड़े बड़े महल नष्ट हो गए हैं। ठीक, चलो। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यहाँ खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया। हाँ, जो इमारतें, जितनी भी इमारतें या भवन या कुछ भी मिले तो उन्हें हड़प्पा के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो कहाँ, हड़प्पा में हुई थी, है ना। ठीक, हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, तो इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता को क्या, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, दोनों नाम हैं इसके। हाँ, नाम कई सारे हैं, जैसे एक और जैसे जो नदियां हैं, उस सिंधु नदी है, सिंधु नदी के नाम पे उसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ गया था। ठीक, चलो। उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाने। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। ठीक, 4700 साल पहले हुआ। अब इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता का, देखिए जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन कब दिया है, 1750 से लेके 2350 तक दिया है। ठीक, जबकि ये कितने 4700 साल वर्ष पहले बता रहे हैं। ठीक, और ये समय में भी, हाँ ठीक है, ये समय लगभग अपना चाइना सभ्यता के आसपास का है ना। 2800 से 3300 के आसपास अपना चाइना सभ्यता थी, है ना। इधर इसके पैरेलल में कौन सी सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, नील सभ्यताएं चल रही थी, इजिप्ट वाले चल रहे थे। ठीक, तो हम लोग क्या है, जब पूरी विश्व में पूरी अन्य वर्ल्ड में या संसार में जितनी भी कहेंगे सभ्यताएं थी, लगभग सभी के पैरेलल थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इन सभ्यताओं से क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि कुछ साक्ष्य भी मिले थे। ठीक, और क्या देखा जा सकता है, और उन सभ्यताओं के कंपेयर में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वेल डेवलप्ड थी, है ना। बिल्कुल, कितनी सुचारू रूप से इसका जो नक्काशी की गई थी या डिज़ाइनिंग की गई थी वो बिल्कुल आज के मॉडर्न ज़माने की तरह थी। ठीक ना, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा चलो इसको पढ़ो। पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि रखना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करके दिखाएं, या कोई एक इस पे शॉर्ट नोट लिखें और मुझे इसका फ़ोटो खींच के कमेंट में उसकी इमेज डाल दें, तो मैं आपको हाँ लगेगा जहाँ इसकी व्यवस्था वो होगी तो मैं इसमें सुधार करूँगा। ठीक है, आपने कहाँ गलती की है। चलो ठीक, हाँ तो अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से हाँ रखना चाहिए, मेरा यही मत रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कितने साइंटिफिक हो गए हैं इसका प्रमाण हमें एक सभ्यता की लिपि ही दे सकती है। चलो ठीक, ये खैर अच्छी बात नहीं है हमारे लिए।
नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ठीक, चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, देख लेना क्या है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है वो। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ठीक, ऊपर कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक, ये खिलौने हैं। ठीक, इसको अपन एक साथ देख लें, थोड़ा सा इसको छोटा करें। ठीक, चलो। ठीक, ये नाला है अपना, ये कुआं है, ये मोहनजोदाड़ो की क्या है, मोहर है। ठीक, इसमें ये देखिए ये लिपि है, थोड़ा सा इसमें कुछ लिखा है ना, ये लिपि है, ऊपर लिखा है ना, ये मोहर टाइप की। और ये खिलौने हैं ये वाले। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। नगर और नए शिल्प। ठीक, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अभ्यास करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किससे? तांबे और कांसे से, है ना। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। देखिए ये इनके डिज़ाइन है, देखिए ये रहे मनके, है ना, कुछ ये डिज़ाइंस हैं। ये पत्थर है एक प्रकार का। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें अपन, क्या है। पत्थर के बांट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया है, चार्ट है ना। उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और वस्तुओं के वो तोलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसा इनका एक अनुमान है। मध्य में बाएं मनके, ये मनके आपने बता दिए, मैंने बताया ना आपको। बाएं में मनके हैं, ये हैं मनके, है ना। ठीक, इनमें कई क्या कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काटा और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर, एक मिनट, माला बनाई जाए। ठीक, मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। ठीक, ये देखिए इसको यहाँ से ये क्या है, ये पत्थर है, इनमें ये बीच में इनमें छेद किए गए और फिर इन्हें धागे में पिरो दिया गया। ठीक, ये सब बोल रहे हैं। नीचे दिए गए क्या है, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। इनमें उन्हें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। एक मिनट अपन देखते हैं कहाँ पे हैं ये देखिए ये भाई साहब की मूर्ति, ये देखिए इसमें देखिए क्या है, ये जो दिखाया गया ना, ये वस्त्र दिखाया गया है तुम्हें। हाँ, इसमें देखिए डिज़ाइन, जो पत्थर की मूर्त है, बट इसमें ये
जो कढ़ाई यानी डिजाइन तैयार की गई हैं वो ऐसे वस्त्र के डिजाइन में बनाया गया है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ऊपर से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार यानी पृष्ठ पे देखेंगे 27 पे मोहर पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक, और दो ही प्रकार के बर्तन मिले हैं, लाल काले और धूसरदार, है ना। थोड़ी सी मिट्टी भस्म कलर कैसा बोलेंगे यार, राख टाइप के, है ना, उसमें से ना। चलो, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ की धातुओं का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बांट बनाते थे? चलो, ये आपके लिए होमवर्क है। हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है लास्ट वाला, उसको देख लेना और फिर उसको और इसमें कंपेयर करें। ठीक, संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, है ना, कपास, कॉटन। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अपशिष्ट चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक, पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी कतलियाँ, सूत कताई, वो कतलियाँ वो होती ना, हाँ, कि संकेत देते हैं, एक प्रकार की डिजाइनिंग रहती है ना। कतलियाँ वो क्या बोलते हैं यार, सूत काटने वाले हो, है ना, कतलियाँ होती। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। है ना, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर क्या पच्चीकारी करना। हाँ, यानी उसमें जो नक्काशी बनाई जाएगी कैसे बनाई जाएगी, है ना, या फिर जैसे मोहर बनाई जाती है कुछ ऊपर से भी ऐड करते हैं ना उसमें, दोनों, जैसे मिट्टी की मोहर बनाई तो ऊपर से मिट्टी को कैसे चिपकाना है। ठीक, आदि, हाँ ना। पृष्ठ 28 में चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह क्या दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक, तो मतलब ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेते थे, है ना, फिर उसके बाद ऐसा काम सीखते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ठीक, हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष हों यानी सक्षम हों। क्या फैंस के बारे में पढ़े, क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस है ना को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक, है ना, पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन पत्थरों पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री गहरे होते थे। क्या एक मिनट, फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, छोटे छोटे। अच्छा, ये एक प्रकार का डिजाइन कृत्रिम है। हाँ, ठीक, चलो ठीक है ना।
सेंटेंस समझ में आ गया? क्या है? एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम रूप से इसे बनाया गया है ना, किस किस से? पत्थर से और जो प्राकृतिक वो अपना क्या संग टाइप या बालू से, स्फटिक पत्थर से ना, स्फटिक पत्थर और बालू से बनाया गया। हाँ, स्फटिक पत्थर एंड वाइट कलर का आता है। मैं अगर कहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कभी, हाँ अगर मुझे याद रहा तो। स्फटिक। चलो, कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशु पालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अष्ट प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक, इनसे फिर कोई चीज़ तरह की कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हाँ ठीक, आयात भी करते थे, निर्यात भी करते थे, है ना। समुद्र क्या बोलेंगे, हाँ समुद्र के किनारे से वो लोग कई पत्थर ले लेते। 1 मिनट ये ज़्यादा हो। ठीक, और फिर इसके बाद क्या करते थे, वो अपने कहीं ना कहीं खोजते रहते थे ना, सोना चांदी। ये जब इनकी पहचान होने लगी तो ये लोग खुदाई भी करते थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हड़प्पा के लोग तांबे या तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। देखिए मैंने कहा था इनका अलग अलग देशों से संबंध, व्यापारिक संबंध भी थे। ठीक, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। इसका मतलब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ये कर्नाटक थोड़ा सा मुझे थोड़ा और लग रहा है। ठीक ना, जब आप अच्छे से इतिहास पढ़ेंगे तो कर्नाटक का जिक्र नहीं है जहाँ तक मेरा मान। अब हो भी सकता है, क्योंकि कह नहीं सकते। ठीक, और क्योंकि कर्नाटक साउथ में है और ये पूरी कहानी नॉर्थ की थी। ठीक, लेकिन हाँ क्या है कि कर्नाटक में सोने की खाने हैं, तो हाँ हो सकता है वहाँ से करते हूँ। ठीक, चलो, और ये अपने अफ़गानिस्तान और ईरान और गुजरात आदि कई सारे जगह से करते थे, है ना। चलो, एक जगह चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सके, ये गाड़ी है, ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बता रहे हैं। देखिए, जैसे गाड़ी का खिलौना मिला है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था गाड़ियों के थ्रू की जाती होगी। ठीक ना, इसका समझ में आ गया। क्योंकि देखिए, जब खिलौने मिले हैं तो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व था। हम खिलौने उसी चीज़ का बना सकते हैं जो हमारे पास चीज़ है, नहीं इसके अलावा हम नहीं बना सकते। ठीक, चलो आगे बढ़ें। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अच्छा, भोजन के बारे में क्या क्या उनकी क्या विशेषताएं थी, या एक ही प्रकार का खाना खाते थे या अलग अलग खाते थे। हाँ, जैसे कहीं कहीं चावल के साक्ष्य मिले तो चावल खाते होंगे। ठीक, दालें मिली हैं, मटर मिली है, तिल मिला है, सरसों मिला है तो ये कुछ वक्त बाद स्टार्टिंग के जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे स्टोन एज में देखेंगे, स्टोन एज के बाद जो कुछ सामान तो हमें स्टोन एज में ही मिल गया था। हाँ, क्या पाषाण काल में, हाँ नवपाषाण काल में कुछ सामान मिला, तो फिर उसके बाद ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे एक बेल डेवलप्ड थी, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली, है ना।
चलो देख लो। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। देखिए नगरी सभ्यता थी, लेकिन हमें यहाँ गांवों का भी जिक्र मिला है। देखिए पहली दो तीन कंडीशंस देख लीजिए आप लोग, कि नगर हैं तो गांव होंगे, ये बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए, ठीक। क्योंकि बिना गांव के नगर का अस्तित्व में आना संभव नहीं है, ठीक। जब आप स्टोन एज के बाद वाला सेक्टर पढ़ेंगे तो वो ग्रामीण सेक्टर था, कबीलाई था। कबीलाई के बाद धीरे धीरे ये लोग सब हुए, तो फिर इन लोगों ने नगरों का निर्माण किया। अगर नगर हैं तो फिर इसके बाद क्या, नगर में काम करने वाले मुख्यतः क्या, मजदूर लोग रहेंगे, तो वो लोग गांव में रहेंगे, शहर में नहीं रख सकते। या गांव के शहर के पास कोई ना कोई ऐसी छोटी छोटी बस्तियां होंगी, झुग्गी, है ना, झुग्गी झोंपड़ियाँ बोलते हैं उन्हें, हाँ ऐसा। चलो इनके भोजन के बारे में देखो अपन कहाँ, ठीक। धान हो गई, तिल हो गई, सरसों सरसों ये लोग उगाते थे, तो ऐसी चीज़ें ये लोग खाते होंगे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, है ना। एक नई बात थी, है ना, क्योंकि हल का, है ना, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, ठीक है। मैंने कहा जो है चीज़ अगर खिलौना है तो इसका संभवतः क्या है कि अपना कहीं ना कहीं वो उसका अस्तित्व रहा होगा। मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती होगी। हाँ, हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के अलग अलग तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था, ठीक। चलो ये तालाब है, ऊपर चलेंगे फिर इसके बाद नीचे आते हैं। समय समय पे ये क्या लोग क्या करते थे, अपनी गाय भैंस को दूसरी जगह ले जाते। बेर जैसे फलों, बेर है ये खाने का पदार्थ है ना, इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे, है ना, करते थे, ठीक। चलो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण देखिए क्या है इसमें। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, है ना, हड़प्पा के समान ही। वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से पर चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले हुए कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है ना, उस पे उकेरे हैं पत्थरों पे। उन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है ये, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। क्या जो हड़प्पा की क्या है, छोटी वस्तुओं पे हड़प्पा की मोहर हैं, तो छोटी वस्तुओं, जबकि ये क्या बड़ी लकड़ी पे पाया गया, ठीक ना। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली क्या साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहर और मुद्रांकन है ना, या मोहर बंदी
यानी क्या है, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, है ना, मोहरबंदी, ठीक। या मुद्रांकन, जो अंकन मतलब अंकित की गई हो, हाँ ठीक। ये तालाब है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा ऊपर देख लें क्या है। लोथल का बंदरगाह, ओहो ये तालाब नहीं, ये बंदरगाह है ना, यहाँ जहाज। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अच्छे से, मैं जब सीनियर क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, इसको बहुत डीप में पढ़ाऊँगा। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यह यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, ठीक है। जब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में पढ़ेंगे तो और इसको डीप में पढ़ाया जाएगा आपके लिए। चलो ठीक, ये इतना समझ लो, इतना काफ़ी है आपके लिए अभी तो। चलो नेक्स्ट पेज जल्दी देख लो, इसको जल्दी ख़त्म कर दो यार, ज़्यादा हो गया। यह एक इमारत मिली, यहाँ पर एक क्या है, इमारत मिली, संभवतः मन के बनाने का काम होता था, पत्थर के टुकड़े। अब ये क्या है, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी मिले हैं, ठीक। तो एक घर है, उसके अंदर ऐसी कई सारे मन के बनाने वाले या कच्चे मन के मिले हैं ना, जो मुख्यतः सही से नहीं बन पाए, या उनके टुकड़े मिले हैं, या कुछ अधबने मिले। तो इसका उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये घर उनका फैक्ट्री होगा, है ना, क्या मन के बनाने वाला। चलो ठीक। मुद्रा या मोहर क्या है, और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ठीक। ये क्या, एक पंचमार्क टाइप का भी बोल सकते हैं इसको, हाँ। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे और डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, ठीक। समझा दिया है ना। जैसे कोई पेपर लिया, मान लीजिए कोई थैला है, उस पर पूरी पेमेंट अपन को कहीं पहुंचाना है, तो उसको पूरा पैक किया अच्छे से। उसके ऊपर जो मुंह है उसका, उसके ऊपर मिट्टी लगाई, और उस पर मिट्टी थोड़ी सी गीली है तो उस पर अपन ने ऐसे करके पंच कर दिया, है ना, ऐसे दबा दिया, उस मोहर को सील ठप्पा टाइप का लगाया, और सही उसको क्या हो गया, अथॉरिटी मिल गई कि ठीक है ये अपना पैक है, हाँ। और जब मोहर उसको ब्रेक हुई तो बीच में से टूट जाती थी, हाँ। अगर जैसे कि उसको खोलेंगे तो वो बीच में से टूटती थी, हाँ। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होगी तो यह साबित हो जाता है कि सामान से साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, हाँ। चलो सभ्यता के अंत का रहस्य, ये अच्छा पॉइंट है। चलो इसको अच्छे से और पढ़ें, क्योंकि देखिए ये सभ्यता का जो रहस्य है पीएससी में लिखने को आता है, मीन्स का टॉपिक है, हाँ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहरें और भाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, और सड़क पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, क्या पता नहीं, क्या पता नहीं, या कुछ पता नहीं, ठीक। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का,
अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि शहरों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। और क्या है, इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बाद में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। ठीक, तो इन्होंने ये शॉर्ट में ही बताया। ठीक, चलो इसके लिए आपको जितना इसमें है इतना ही काफ़ी है। आप बड़ी क्लासेस में, जब मैं बड़ी क्लासेस पढ़ाऊँगा तो और आपको बताऊँगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम पड़ाव था वो ऐसे मान सकते हैं, इन लोगों का भी कहना सही है ना। इसके लिए साइंटिस्ट भी सही कह रहे हैं कि एक ही कारण नहीं हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होने का, क्योंकि बहुत बड़ी सभ्यता है तो एकाएक तो ये नष्ट हो नहीं सकती। तो इन्होंने कहा जंगल खत्म हो गए होंगे, हाँ, लोगों ने वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम खराब कर दिया है, हाँ, व्यापार कम हो गया, जनसंख्या बढ़ गई है ना, ये एक मेन कारण हो सकता है। हाँ, कोई बीमारी फैल सकती है, नदियों के पानी सूख गया हो, नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया हो, ठीक, या फिर अचानक से बार बार बाढ़ें आई हों, हाँ, वहाँ पे खाद्यान्न की कमी, बहुत सारे कारण हैं इस सभ्यता के नष्ट होने के। तो ये इसका एक कोई कारण नहीं है। ठीक, चलो कुछ ये दिया गया है, इसको भी पढ़ लें। क्या है ये? आपने एटलस में मिस्र ढूंढो, नील नदी के आसपास, हाँ, वाले इलाकों छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनका एक अलग रहस्य है। राजाओं के मरने पर उनके शवों की इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी, है ना, मम्मी के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बनी है। देखना, आपको कभी टाइम मिले तो इन मूवियों को भी देख लेना आप लोग। मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? ठीक, इसको सोचें आप। हाँ, काफ़ी है आज के लिए इतना। क्वेश्चन आंसर आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन आंसर को ठीक इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, एक मुख्य उपयोगी शब्द नगर, मतलब जानते हैं, नगर दुर्ग होता है। जो दुर्ग मतलब होता है ऊंचाई पे या किला टाइप का होता है ना। नगर दुर्ग जो नगर को चारों ओर से घेरे हुए है ना। शासक जो राज करता हो। लिपिक देखा, चिपचिपा सा था ना। मोहर, पंचमाक, हाँ। शिल्पकार जो कला उसमें शिल्पकार वो होता है जो डिज़ाइनर होता है ना। धातु जानती हैं, विशेषज्ञ कोई ना कोई काम करने में निपुण हो। कच्चा माल जानते हैं, हल और सिंचाई, ये आपके शब्द इस चैप्टर में उपयोग में आए थे, है ना। पुरातत्व विभागों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान
कपड़ों के उपयोग, क्योंकि अब वहाँ पे अपने कपास मिल गया था, है ना, सिलाई के लिए कुछ और भी सामान मिले थे। हाँ ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी है। ठीक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे बताएं आप, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा। और देखिए आप कमेंट करते रहिएगा, हाँ, तो इसका मतलब ये रहेगा कि हाँ, कि मुझे कितना और इम्प्रूव करना है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं कैसे लगेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो फिर मैं आपको नहीं बता सकता। तो ठीक, प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी जोड़ दो, हैं, बेल आइकन को ऑन करो। ठीक, बस टाटा, आपके आज के लिए बस इतना ही है। ठीक, टेक केयर, आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें।